Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? This is Neha, first year MBBS student at Nalanda Medical College. I hope you all are doing well and your preparations are going very well. सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करूँ तो I secured an all India rank of 9,874 in NEET 2023 and my score was 640. आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आई नो दे मस्ट बी अ नीट 2025 एस्पिरेंट एंड आपका सपना होगा एक डिसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके एप्रन पहनना, डॉक्टर बनना। एंड ये सपना ज़रूर पूरा हो सकता है अगर आप अपनी डायरेक्शन को अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेकर के जाओ। तो अब हमें क्या करना चाहिए नीट के लिए? सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सब मस्ट बी अ 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स जिनका 11th कंप्लीट हो चुका है, अभी 12th में गए। सबसे पहले तो फ्रेशर्स है एंड जो दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो है हमारे ड्रॉपर्स, ठीक है। तो जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या दिक्कत होगी, उनको लग रहा होगा उनका 11th बर्बाद है, अब तो उनसे होगा नहीं, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होंगे, 11th को कैसे 12th के साथ किया जाए। बट मैं आपको बता देती हूँ आपको बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है। ऐसा क्यों मैं आपको बोल रही हूँ? बिकॉज 80 to 90% ऑफ स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं जिनका 11th बर्बाद होता है। तो आप अभी सेम लेवल पे हो तो आपको ये चीज़ सोच करके तो बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं हो रहा है कि मेरा तो 11th बर्बाद है, मेरे से तो होगा नहीं। और जो ड्रॉपर्स हैं उनकी दिक्कत होगी कि उनका 11th और 12th दोनों ही बर्बाद होगा, कुछ ऐसा सोच रहे होंगे। तो इसमें आपको भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। 11th सबका बर्बाद रहता है, 12th फिर भी आबाद रहता है, बिकॉज बोर्ड्स होते हैं, हम पढ़ लेते हैं। बस जो डिफरेंस बस ये होता है कि जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं और जो कोचिंग ज्वाइन नहीं करते वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हैं। तो अभी हम सब किस पे हैं? सेम लेवल पे है। तो किसी को डिमोटिवेट नहीं हो रहा है कि मेरा ये बर्बाद है, मुझसे नहीं होगा। अगर आप अभी से भी सही से प्रिपेयर करते हो तो आप एक डॉक्टर, एक बहुत अच्छे डॉक्टर, एक बहुत अच्छे डिसेंट मेडिकल कॉलेज में ज़रूर एंट्री ले पाओगे। तो देखो यार, मैंने मोटिवेट तो बहुत कर दिया कि हमें डिसेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, बट उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये जो 1 साल होगा इसको पूरा डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी होगी, अपनी जी जान सब कुछ लगा देना है और अपने ड्रीम को ज़रूर सच करके दिखाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। फर्स्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा भी है कि दी ये ऑनलाइन बैच ज्वाइन करें या फिर ऑफलाइन ज्वाइन करें या फिर सेल्फ स्टडी करें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ, ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। बट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑनलाइन या फिर सेल्फ स्टडी को ऑप्ट करते हो तो then you have to be very self disciplined and very self dedicated, because ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। शुरुआत में हम लोग क्या जोश में ऑप्ट तो कर लेते कि हम ऑनलाइन से पढ़ लेंगे, हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, लेकिन क्या होता है बीच में जाके हमारे पास पार्टीज आती है, दोस्त आते हैं, फ्रेंडशिप आता है, फेस्टिवल आता है, हम सोचते हैं बाद में क्लास कर लेंगे, छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं बाद में क्लास कर लेंगे, छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा बैकलॉग्स का पाइलअप बन जाता है और लास्ट में हम बैठ के रोते हैं। तो पहले ही मैं आपको वार्न कर रही हूँ, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑनलाइन कोर्स और वांट टू डू सेल्फ स्टडी, फर्स्ट आप अपने आप को, अपने माइंड को, अपने मन को तैयार कर लो कि आपको सेल्फ डेडिकेटेड और सेल्फ डिसिप्लिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि ऑफलाइन ज़्यादा बेटर इसलिए होता है क्योंकि टीचर्स आपके सामने होते हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। बट वैसे स्टूडेंट्स जो कि सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ डेडिकेटेड होते हैं उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सिलेक्शन ऑफलाइन से भी होता है, ऑनलाइन से भी होता है, सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है। तो आपका जो मर्जी आप वो करो, बट आपको सेल्फ डेडिकेटेड और सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहना है। अब मैं आपको कुछ कोचिंग्स जो होते हैं ना उनके बारे में कुछ बता देती हूँ। जैसे ऑनलाइन या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग करते हो तो उनकी क्या दिक्कतें आती हैं। क्या होता है ना कि जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं ना उनको ये 1-1 महीना पढ़ाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में 1-1 महीना लगा देते हैं और जब लास्ट का टाइम आता है तो 2-2 दिन में 1-1 चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं और स्टडी आवर्स को भी इंक्रीज कर देते हैं। वैसे ही लास्ट में बच्चा इतना परेशान होता है, इतना सारा सिलेबस होता है, टेस्ट होते हैं, वैसे इतनी परेशानी होती है, ऊपर से स्टडी आवर्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। एक चैप्टर 2-2 दिन में कंप्लीट करवाने लगते हैं। स्टार्टिंग में वो 1-1 महीना लगाते हैं। तो आप इस चीज़ को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये चीज़ आपके साथ होगी, मेरे साथ हो
हो रखी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप पहले से इसको मैनेज करना सीखो कि आप कैसे मैनेज करोगे, बिकॉज आपको 11th भी करना है, आपको 12th भी करना है। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे करनी है आपको ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपका 11th बर्बाद है, ठीक है। आपके 12th का चैप्टर चल रहा है, मान लो आपका फर्स्ट चैप्टर 12th का स्टार्ट हुआ और वो 1 महीने चलेगा, ये चीज़ मैं आपको गारंटी देती हूँ, 1 महीने चलाएंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर 1 महीने चल रहा है, आपको पढ़ा रहे हैं, आप आके पढ़ रहे हो, आपके पास बहुत टाइम बचता है, ठीक है। उस समय आप क्या करोगे, अपने 11th का जो भी चैप्टर होगा उसका 1 शॉट वीडियो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आपके PW में मिल जाता है 1 शॉट वीडियोज़। आप 1 शॉट वीडियो से अपने 11th के चैप्टर्स को कंप्लीट करना शुरू करोगे बीच बीच में। जब आपका 1 मंथ का एक चैप्टर चल रहा होगा उस समय आपके पास क्योंकि इनफ टाइम होगा, तो आप अपने 11th के चैप्टर्स को मार्क कर लो कि आपको कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से दिन करने हैं, और 1 शॉट ऑफ PW से आप उसको कंप्लीट करो। तो इस तरह से आप क्या करोगे, 12th के साथ साथ अपने 11th को भी चलाओगे। तो जब लास्ट टाइम में आपका 12th का सिलेबस बहुत ही बुलेट की स्पीड से भाग रहा होगा, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा कि आपका 11th बचा हुआ है, बिकॉज आपने इनिशियल डेज में अपने 12th के साथ साथ 11th को भी कंप्लीट किया है। तो इस तरह से आपका 11th भी मेंटेन होता जाएगा अगर आप ये चीज़ करते हो, बिकॉज स्टार्टिंग में आपके पास बहुत टाइम होता है बट एंड में आपके पास टाइम नहीं बचता है। तो एंड के लिए नहीं छोड़ना है 11th को, स्टार्टिंग से मार्क करके रखने सारे चैप्टर्स और उसको 1 शॉट वीडियोस और PW से कंप्लीट करने हैं। 1 शॉट वीडियोस और PW बहुत अच्छे हैं, मैंने भी उससे पढ़ा है, तो उससे आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ओके, नाउ हम बात करते हैं जो ड्रॉपर्स है, ड्रॉपर्स को किस तरह से बनना है। एज यू नो ड्रॉपर्स पहले से पढ़ चुके होते हैं, तो जो अपियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके साथ ये होता है कि उनको लाइव क्लास अटेंड करनी चाहिए, बिकॉज वो डाउट्स पूछ सकते हैं। बट जो ड्रॉपर्स होते हैं उनको मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रिकॉर्डेड सेशंस को अटेंड करें ताकि आपका टाइम बचे अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो चीज़ आपको आती है उसको आप 2x या फिर 1.5x की स्पीड पे देखो ताकि आपका टाइम बचे। ये सब स्मार्ट वर्क है, अगर वो चीज़ आपको आती है तो उसको आप नॉर्मल स्पीड पे मत देखो। अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ गलत नहीं है, आप उसको 1.5x पे भी देख सकते हो, कोई गलत नहीं है, बट बस आपको समझने से मतलब है। उसके बाद आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि उन ड्रॉपर्स के साथ भी ये होता है कि इनिशियल के जो चैप्टर्स होते हैं उसको ये 1-1 महीना चलाते हैं। तो जब वो 1-1 महीना चला रहे हैं तो आप जो बैक के चैप्टर्स, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो, उसको 1 शॉट से देखो और उसको कंप्लीट करते जाओ उसके साथ साथ, क्योंकि आपके पास इनिशियल बहुत ज़्यादा टाइम होंगे। तो जितने भी आपके चैप्टर्स आपके 11th के सारा आपका डूबा हुआ है तब भी आप उसको मेंटेन कर सकते हो। आप उसको 1 शॉट से देखो इनिशियली, बिकॉज इनिशियल आपके पास 1-1 महीने में 1-1 चैप्टर चल रहा है, तो आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप अपने 11th के चैप्टर्स को उस बीच में कंप्लीट कर सको। फॉर द 12th अपेयरिंग एज वेल एज ड्रॉपर्स दोनों के लिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ। ओके, तो ये तो हो गया हमने किस तरह से 11th और 12th को एक साथ मैनेज करके चलना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से सोर्सेज हमें यूज़ करने चाहिए, बुक्स क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर प्रिपरेशन। सबसे पहले तो हमारे लिए जो सब कुछ है वो है NCERT। बायो के लिए मैं आपको NCERT के अलावा और कोई बुक नहीं कहूँगी, आप NCERT ही सिर्फ पढ़ोगे, NCERT में सिर्फ मार्किंग करोगे, सिर्फ NCERT पढ़ोगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ NCERT से आते हैं, आपको यकीन नहीं आ रहा, आप PYQs देख सकते हो। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहले अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो वहाँ से आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे। मॉड्यूल्स जो होते हैं उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहते हैं, PYQs भी प्रेजेंट होते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे, PYQs भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप किसी अच्छे से कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल को बाय कर लो, बिकॉज वो बहुत अच्छे रहते हैं, उनमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहते हैं। और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके स्किल्स जो होंगे वो इम्प्रूव होंगे। तो आप मॉड्यूल्स जो है उनको बाय कर सकते हो इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी। नाउ सोर्स में तो बायो के लिए मैंने NCERT की बात करी। नाउ फिजिक्स में भी आपको NCERT को ही रीड करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप मॉड्यूल्स को प्रीफर करो, बिकॉज मॉड्यूल्स जो होते हैं उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहते हैं। LN के मॉड्यूल्स हो गए, आकाश के मॉड्यूल्स हो गए, फिर PW के मॉड्यूल्स हो गए। आपको जो मॉड्यूल्स करना है करो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करो एंड PYQs करो। आप PY के लिए ऑसवाल्ड की बुक को भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ऑसवाल्ड की जो बुक होती है उसमें बहुत ही अच्छे से मैनेज वे में PYQs दिए हुए हैं। नाउ केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री अगेन प्रैक्टिस के लिए आप मॉड्यूल्स को यूज़ करो। टॉपिक वाइज पहले प्रैक्टिस करो, फिर मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर PYQs प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस हो सकता है सब करो, मॉड्यूल्स को फाड़ चीर दो, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में अगर देखा जाए तो उसमें भी NCERT, ओनली NCERT,
कोई भी रिएक्शन एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ना है, नेम रिएक्शन सब चीज़ें एनसीईआरटी को ही सिर्फ पढ़ना है, एनसीईआरटी के इंटेक्स सब कुछ कर जाना है। सर इतना कर लोगे ना, एनसीईआरटी के इंटेक्स और एक्सरसाइज कर लोगे ना, बस अब कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। फिज़िक्स में भी एनसीईआरटी के इंटेक्स ज़रूर करने, और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी मत पढ़ना। चाहे कोई कुछ भी कह दे कि एनसीईआरटी के बाहर ये आता है वो आता है, आपको नहीं पढ़ना है, बिकॉज मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, 100% गारंटी दे रही हूँ कि एनसीईआरटी के बाहर इनऑर्गेनिक में कभी भी क्वेश्चन नहीं जाते हैं। तो एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है फॉर इनऑर्गेनिक, फॉर बायोलॉजी, फॉर केमिस्ट्री, फॉर फिजिक्स। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको अलग सोर्सेज को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया है, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो तो आपको मॉड्यूल मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन पे कोर्स कर रहे हो तब भी आपको मॉड्यूल मिल जाएंगे। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप मॉड्यूल्स को बाय कर सकते हो, बिकॉज मॉड्यूल्स में टॉपिक वाइज बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। आपको पी वाइज यूज़ करने, तो उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या करना है, आप ऑसवाल्ड की बुक को बाय कर सकते हो, उसमें बहुत ही अच्छे से पी वाई क्यूज दिए हुए हैं। तो दिस इज ऑल आवर सोर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हमें नोट मेकिंग करनी चाहिए? क्या नोट मेकिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जो 12th अपियरिंग है वो नोट मेकिंग करें, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको बहुत ज़रूरी है। बट जो ड्रॉपर्स हैं, क्योंकि वो पहले भी ये चीज़ कर चुके होंगे, तो अकॉर्डिंग टू मी नोट मेकिंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से PDF मांगना शुरू कर दोगे। आपको क्या करना है, आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, मान लो आप कोई लेक्चर अटेंड करते हो, उसमें आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया गया, आप अपने रूम पे आओगे, एनसीईआरटी में उस टॉपिक को पढ़ोगे, उसको मार्क करोगे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा उसको स्टिकी नोट्स का यूज़ करोगे, उसको अपने एनसीईआरटी में पेस्ट कर दोगे लिख करके, जो भी एक्स्ट्रा होगा, फिर आओगे। ऐसे ऐसे आपको करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो नोट्स होगा वो एक ही बुक में रहेगा। आप बार बार जब भी रीड करोगे एक ही बुक को रीड करोगे, इस वजह से आपको एक ही चीज़ आपके दिमाग में बार बार आएगी, एक ही पिक्चर, एक ही राइटिंग आपके दिमाग में बार बार आएगी, तो वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू मी ड्रॉपर्स के लिए नोट मेकिंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट जो फ्रेशर्स है वो नोट मेकिंग करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसमें भी मैं आपको यही कहूँगी कि आपका ये पर्सनल चॉइस है, अगर आपको लिख के याद हो रहा है तो आप वही चीज़ करो। ये नहीं कि मैंने कह दिया नोट मेकिंग नहीं करनी ड्रॉपर को, जिसका मतलब ये नहीं कि वो ना करें। इट्स योर पर्सनल चॉइस। अगर आपको लिख के अच्छे से याद होता है तो आप कर सकते हो। ओके, नाउ बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपको नोट मेकिंग करनी चाहिए, और फिजिक्स में भी नोट मेकिंग करनी चाहिए। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपको उसके लिए अलग से कॉपी बनानी चाहिए। ये सारी चीज़ आपको करनी चाहिए। फॉर बायोलॉजी आप बुक में मार्क कर सकते हो, आप स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हो, बट कोशिश करो आपके जो कॉपीज़ और फिर बुक्स हो जिसको आप रीड कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होने चाहिए। सारी चीज़ें एक ही जगह पे सेटल होनी चाहिए, ताकि जब आप रिवीजन करते हो तो आपको इधर उधर ना घूमना पड़े। एक ही चीज़ को आप बार बार रीड करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है देन डैट कि आप इधर उधर जा रहे हो हर जगह। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये है, जब आपको टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो आपको इधर उधर नहीं करना है। ये नहीं कि आप उसकी थ्योरी में घुस रहे हो, आपको हर चीज़ में PhD नहीं करनी। ये मेरी आदत थी, हर चीज़ में मुझे PhD करना होता था, तो ये आपको नहीं करना है। इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जितना PhD करना है ना मेडिकल कॉलेज में आके कर लेना, अभी छोड़ दो। अभी जितना पूछा जाता है बस उतना ही पढ़ना। ओके, ये नहीं कि PhD करने लग रहे हो, ये क्या है कैसे है, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। जो PhD करनी होगी इधर आके कर लेना। ओके, लेकिन अभी सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ना है, जो पूछा जाता है वो पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। वैसे ही इतना कम टाइम होगा, PhD करने लगोगे, थीसिस लिखनी है क्या आपको, नहीं लिखनी है ना, तो PhD वगैरह करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। चलो, अब सोर्स की बात तो हो गई। अब बहुत लोग मुझसे ये चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि दीदी पढ़ तो लेते हैं बट याद नहीं रहता है। अब याद क्यों नहीं रहता है, टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि हम रिवीजन नहीं करते हैं, बस यही एक रीज़न है। अब मैं आपको बताऊंगी सबसे सही तरीका कि आपको रिवाइज कैसे करना है। क्या हम करते हैं, आपको पहला चैप्टर पढ़ाया, उसका क्या करते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हैं, हमसे एक एक क्वेश्चन बन जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरा चैप्टर हुआ, उसके किए सारे क्वेश्चन बन गए। तीसरा चैप्टर जब तीसरे महीने में होता है या फिर दूसरे महीने में होता है, हम उसके क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जब आपको दूसरे महीने में
पहले चैप्टर का वही टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो आप कर चुके हो वही दिया जाता है तो आपसे वो नहीं बनता है। ऐसा यही होता है, इसलिए होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं बनते। रीज़न क्या है? लैक ऑफ रिविजन। तो हमें रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन हमें वीकली करना है। जब भी हम, जैसे कि मैंने कोई टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया, जब हम पहला रिवीजन करते हैं ना तो हमें इनिशियल्स की तरह पढ़ना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वैसे ही पढ़ना है। मतलब जब पहला रिवीजन होता है उसको शुरुआत की तरह ही करना है। मतलब हर एक क्वेश्चन दोबारा से बनाना है पहले रिवीजन में। और क्वेश्चन बनाते समय इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पहले रिवीजन में पहली बार में नहीं बनते हैं उनको सर्कल मार्क करना है। ये हो गया आपका पहला रिवीजन। मतलब एक बार रीड करने के बाद जब आप पहला रिवीजन करते हो तो उसको बिल्कुल इनिशियल्स की तरह ही करना है। नाउ हम बात करते हैं सेकेंड रिवीजन, जो कि आप 15 डेज में कर सकते हो। जो सेकेंड रिवीजन होगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें जो आपको पूरे टॉपिक के क्वेश्चन नहीं करने, तब तो क्या होगा कि आपको तो उतना ही टाइम लग गया। उसमें आपको जो जो आपने मार्क किया था, जो क्वेश्चन आपके पहली बार में नहीं बने थे, आपने जिनको सर्कल मार्क किया था, आप उन क्वेश्चंस को करोगे। आप उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को करोगे जिनको आपने सर्कल किया था, आपने जिनको बुक मार्क किया था, आपने जिनको हाईलाइट किया था, आप उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को करोगे इन द सेकेंड रिवीजन। एंड इन द थर्ड रिवीजन जो आप 1 महीने बाद करते हो उसमें क्या होगा, बिकॉज आपने 2 बार रिवीजन कर चुका है तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी। जब आप रिवीजन करोगे वही रिवीजन जो आपको एक दिन में हो रहा था, अब वो आधे घंटे में एक चैप्टर आप कंप्लीट कर पाओगे अगर आप इस तरह से रिपीटेड रिवीजन्स करते हो। रिपीटेड रिवीजन्स करने से जो टाइम ऑफ रिवीजन होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। वही रिवीजन जो आपको एक दिन में हो रहा था वो अब 2 घंटे में, आधे घंटे में एक चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो अगर आप सही तरीके से रिवीजन करते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिवीजन एंड रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप जब पहुँचोगे ना लास्ट में तो आप ऐसा पाओगे कि आप अभी भी 0 लेवल पे हो। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो रिवीजन में वीकली करो फर्स्ट, देन 15 डेज पे करो, फिर 1 महीने बाद करो, लेकिन रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बोली है वो ये है कि देखो, क्योंकि अब क्या है, सिलेबस अपडेट हो चुका है तो आपको अपडेटेड एनसीईआरटी से पढ़नी है, पुरानी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। अगर आप बाय नहीं करना चाहते हो तो आप पीडीएफ्स उपलब्ध है, अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके पढ़ो, लेकिन अपडेटेड पढ़ो, पुरानी एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है। ओके, और हम बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सिलेक्शन में, वो होता है टेस्ट। तो टेस्ट से बिल्कुल नहीं डरना है, सारे मॉक टेस्ट अटेंड करने हैं। इनिशियल जो आपके टेस्ट होंगे, अगर आप कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किए हो या फिर आपने कोई ऑफलाइन ज्वाइन किया है तो इनिशियल टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज टेस्ट माइनर टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। आपको हर एक माइनर टेस्ट देना है, हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे वहाँ पे आपके मेजर टेस्ट होंगे जो कि फुल सिलेबस टेस्ट होगा, वो भी आपको देना है। चाहे आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, डजेंट मैटर यार, ये सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा है, इसमें कम मार्क्स आ रहे हैं तो क्या हम डिप्रेस होकर बैठ जाएंगे? ये चीज़ होती है, मैंने देखी, मेरे अंदर भी थी कि मैं टेस्ट नहीं दूंगी क्योंकि मेरा सिलेबस नहीं हो रखा, मैंने नहीं पढ़ा है। तो ये आपके साथ हमेशा होगा। आपका कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो क्या आप कभी टेस्ट नहीं दोगे? अगर ऐसा करोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट दो, चाहे पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, इट्स ओके, होता है, सबके साथ होता है। इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है सबके साथ यही प्रॉब्लम होती है, बट टेस्ट आपको देना है। बिकॉज आप टेस्ट दोगे ना, आपको पता चलेगा आपको कौन से चैप्टर से मेहनत करनी है, क्यों आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, आपको सारी चीज़ें टेस्ट देने से ही पता चलेंगी। सो टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब टेस्ट देने का सही तरीका क्या होता है वो समझो। मान लो आपका कोई चैप्टर्स कंप्लीट हुए, अब आपका माइनर टेस्ट संडे को आ रहा है, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना तो आप डिस्टेंस में, मतलब किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करना, बिकॉज टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टार्टिंग से ज्वाइन करना है, ये नहीं सोचना कि लास्ट में हम मेजर टेस्ट दे करके निकालेंगे, वो नहीं करना है। टॉपिक वाइज टेस्ट भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ जो आपको बता रही थी कि क्या होता है कि मान लो आपका कोई माइनर टेस्ट जो है संडे को है और आपका सिलेबस तो आपको चलता रहेगा, ये नहीं कि आपको टेस्ट देने के लिए आपको 1 महीने का छुट्टी दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, मैंने भी कर रखा है, जब मेरा टेस्ट होता है ना तो मैं क्या करती हूँ, टेस्ट का पढ़ने लग जाती हूँ कि टेस्ट में तो मुझे अच्छा करना है, और जो करंट चल रहा होता है उसको मैं छोड़ती जाती हूँ। ऐसा होता है, आप भी ऐसा करोगे, इसलिए आपको पहले ही बता रही हूँ, करंट को नहीं छोड़ना है, करंट करना है। जैसे आपको पढ़ाया जा रहा था
वैसे वैसे आपको कंप्लीट करना है। टेस्ट के लिए जो आपको होने वाला है उसके लिए आप 2 हफ्ते पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दो। 2-2 घंटा एक दिन में दो टेस्ट के लिए पढ़ने के लिए, आपका वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्लास में जाते जाते हमारे सैटरडे तक आपका अगर पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं भी हुआ है तब भी कोई बात नहीं, आप टेस्ट अटेंड कर दो। उसमें जितना आपने स्टडी किया है उतने जो टॉपिक्स है उनसे जो क्वेश्चन आए, एटलीस्ट आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चंस आपसे बने हैं या फिर नहीं। तो टेस्ट देने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेस्ट के चक्कर में अपना करंट टॉपिक को नहीं छोड़ना है, करंट को कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है। तो ये होता है सही तरीका टेस्ट देने का। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें तो बता दी है कि आपको किस तरह से क्या चीज़ करनी चाहिए, आपको क्या सोर्स यूज़ करनी चाहिए, आपको ऑनलाइन प्रिपेयर करना है, ऑफलाइन प्रिपेयर करना है, आपको रिवीजन कैसे करना है, आपको टेस्ट कैसे देना है, आपको क्या क्या सोर्स यूज़ करना है, आपको कौन से बुक्स यूज़ करने हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको बुक पे भी लिमिटेड रहना है और टीचर्स पे भी लिमिटेड रहना है। एक टीचर को ही से ही पढ़ना है, ये नहीं कि इधर उधर भटकते रहना है, ये किसी से पढ़ लिया, ये किसी से पढ़ लिया, ये सब नहीं होना चाहिए। एक ही टीचर पे रिलाई करना है, आपको सिर्फ एक ही टीचर के ऊपर ट्रस्ट करना है और उन्हीं से सिर्फ पढ़ना है, बिकॉज हर टीचर के पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है। तो ये नहीं कि ये टॉपिक किसी से पढ़ लिया तो ये टॉपिक किसी से पढ़ लिया, ये चीज़ भी नहीं करनी है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखो कि नीट में जो सिलेक्शन है वो इन्हीं सब चीज़ों से होता है, रिपीटेड रिवीजन, टेस्ट, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग से आपको ये डेडिकेशन रखना है कि आपको ये जो 1 साल है ये कंप्लीट मेहनत करनी है ताकि नेक्स्ट ईयर आप अप्रैल में दिखो, एक मेडिकल कॉलेज में एज अ डॉक्टर दिखो एंड अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। एंड ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप इस जो आपके साल है इसमें आप जी तो डेडिकेशन के साथ मेहनत कर सकते हो। एंड आई नो कि आप ये ज़रूर कर सकते हो। मेरे को जब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखना है एंड अभी नहीं बल्कि हमेशा ही रखना है। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कोई क्वेरीज हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। इन द नेक्स्ट वीडियोज़ आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू रीड NCERT, बायो की NCERT हो या फिज़िक्स की NCERT हो या केमिस्ट्री की NCERT हो, हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से नोट मेकिंग करनी चाहिए, ये सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। सो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए एंड इसको पसंद करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।